नमस्कार, मैं रागनी आप सभी का प्रभाकर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियो में थार्नडाइक के सिद्धांतों के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे। तो चलिए आज हम लोग मानव विकास के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग टीचिंग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को स्किप ना करते हुए ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड ने किया था, जो ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। इस सिद्धांत में मन या मस्तिष्क का विश्लेषण किया जाता है। क्या मनोविश्लेषण सिद्धांत में फ्रेंड्स मन और मस्तिष्क का जो है विश्लेषण किया जाता है। आगे देखते हैं कि इन्होंने मन के 3 टाइप्स बताए। क्या मन के जो है 3 टाइप्स बताए। चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड, ये 10% होता है हमारे माइंड में। अर्धचेतन मन यानी कि सब कॉन्शियस माइंड। और तीसरा है अचेतन मन, ये अनकॉन्शियस माइंड, ये जो हमारे माइंड में होता है 90% स्थित होता है। चेतन मन क्या होता है? चेतन मन वो होता है फ्रेंड्स जो प्रेजेंट टाइम में हमारे साथ घटित घटनाएं होती हैं वो हमारे माइंड में तुरंत याद रहती हैं। ये होता है चेतन मन। अर्धचेतन मन क्या होता है? अर्धचेतन मन होता है फ्रेंड्स चेतन मन वो होता है फ्रेंड्स जो घटनाएं हमारे लाइफ में कुछ समय पहले घटित होती हैं, जिसको हम याद करते हैं तो कुछ याद आती हैं और कुछ नहीं आती हैं। अचेतन मन वो घटनाएं जो हमारे लाइफ में बहुत पहले घटित हो चुका है और उसको हम लोग भुला चुके हैं, वो होता है अचेतन मन। फ्रायड ने व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी को 3 भागों में बांटा है। पहला है इसमें फ्रेंड्स ईड यानी कि इदम। इसमें व्यक्ति की शारीरिक और मूल आवश्यकताएं हैं, जैसे भूख, प्यास, सेक्स को सेटिस्फाइड करना। यह सामाजिक आवश्यकताओं और नैतिक मूल्यों की चिंता किए बिना इच्छाओं की पूर्ति पर बल देता है। क्या ये सामाजिक आवश्यकताओं और नैतिक मूल्यों की चिंता नहीं करता है, जो इदम होता है। अगला है इसमें दूसरा पॉइंट है इसमें फ्रेंड्स ईगो यानी कि अहम। यह आवश्यकताओं या इच्छाओं की संतुष्टि की योजना का निर्माण करता है और इसका इम्प्लीमेंटेशन करता है या परिणामों की चिंता करता है। क्या कि परिणाम क्या आएंगे इसका यह चिंता करता है। ये हो गया अहम। तीसरा है परा अहम, सुपर ईगो होता है। यह समाज द्वारा नैतिक मूल्यों के अकॉर्डिंग काम करता है, यानी जिस व्यक्ति के अंदर सुपर ईगो ज़्यादा होगी वह बुरे कामों को से उतना ही दूर होगा, जैसे चोरी न करना या झूठ न बोलना। फ्रेंड्स चलिए इदम, अहम और परा अहम को हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे को भूख लगी है और उसके सामने एक सेब का ठेला है और उस बच्चे के पास लेकिन सेब खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। तो उसके मन में एक बार विचार आता है कि सेब को चुरा लें। तो ये जो विचार आता है, चोरी करने का जो विचार आता है, ये हो जाएगा फ्रेंड्स अहम यानी कि ईड। फिर उसके थोड़ी कुछ ही क्षण के बाद उसके मन में विचार आता है कि अगर वह सेब चुरा लेगा तो उसको डांट पड़ेगी और पुलिस पकड़ के ले जाएगी। ये हो जाएगा फ्रेंड्स ईगो यानी कि अहम। फिर उसी क्षण थोड़ी ही देर बाद उसके मन में ये विचार आता है कि चोरी करना गलत बात है, चोरी करना बहुत ही निंदनीय कार्य है। ये हो जाएगा फ्रेंड्स सुपर ईगो। क्या हो जाएगा? ये सुपर ईगो हो जाएगा। तो फ्रायड ने मानसिक स्तरों, प्रवृत्तियों, रक्षा युक्तियों और व्यक्तित्व घटकों और मनोलैंगिक विकास की अवस्थाओं को भी बताया है। क्या मनोलैंगिक विकास की अवस्थाओं को भी बताया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है? इसमें है मानसिक स्तर यानी लेवल ऑफ मेंटल लाइफ। फ्रायड ने मन के चेतन पूर्व
और अचेतन स्तर बताए हैं, जो व्यक्ति के विचारों, भावनाओं की जागरूकता की मात्रा पर आधारित होते हैं। मन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण स्तर अचेतन है, जिसमें हमारे सभी दमित विचार, अनुभव, भावनाएं होती हैं। फ्रायड के अनुसार यह अचेतन हमारे व्यवहार और अनुभवों को लगातार प्रभावित करता है, जिसके प्रभाव के बारे में हम जानते भी नहीं हैं। फ्रायड ने अचेतन मन को सबसे महत्वपूर्ण बताया है, क्योंकि इसमें हमारी दमित इच्छाएं होती हैं और अनुभव और भावनाएं भी उसमें दमित होती हैं। जो हम लोग कुछ कभी ऐसा होता है कि कुछ हम लोग चाहते हैं और वो नहीं होता है, फिर समय के साथ हम लोग भूल जाते हैं, यानी उसका दमन कर देते हैं। ये सारी इच्छाएं ये अचेतन मन में ही स्थित होती हैं। इसलिए फ्रायड ने अचेतन मन को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है। चलिए हम लोग देखते हैं मनोवृत्तियाँ क्या होती है। मनोवृत्तियाँ ये मनोवृत्ति हमारी आंतरिक उत्तेजनाएं होती हैं। हमारे भीतर अनेकों मनोवृत्तियाँ होती हैं जिन्हें जीवन और मृत्यु में वर्गीकृत कर सकते हैं। प्रत्येक मनोवृत्ति की अपनी मानस ऊर्जा होती है। जीवन मनोवृत्ति की ऊर्जा को लिबिडो ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? लिबिडो ऊर्जा कहते हैं। यह जीवन ऊर्जा लैंगिक संतुष्टि और तुष्ट होती है, जबकि मृत्यु मनोवृत्ति आक्रामकता, हत्या, आत्महत्या जैसी क्रियाएं दर्शाती हैं। दोनों मनोवृत्तियां समान रूप में महत्वपूर्ण होती हैं। क्या? दोनों मनोवृत्तियां जो है फ्रेंड्स समान रूप में महत्वपूर्ण होती हैं। इन्होंने इसको सुरक्षा युक्ति देखते हैं। सुरक्षा युक्ति क्या होते हैं? मानव में संघर्ष, तनाव और भग्राशा आदि जीवन में अनिवार्य है। रक्षा युक्तियाँ जीवन की इस भग्राशा और कष्टदायक स्थिति को कम करने का कार्य करती है। भग्राशा का कारण है कि समस्या का कोई वास्तविक समाधान नहीं हो रहा है, तो ये सुरक्षा युक्तियाँ व्यक्ति की खतरे से रक्षा करता है। क्या? जो कोई व्यक्ति के जीवन में समस्या आता है और उसका समाधान नहीं होता है, तो वो जो सुरक्षा युक्तियाँ होती हैं यही व्यक्ति को खतरे से बाहर रखती हैं। अगला हम लोग देखते हैं कि क्या है पॉइंट। देखते हैं कि कौन सी रक्षा युक्तियाँ हैं जो मानव अपने लाइफ में यूज़ करता है। पहला है तर्क संगति। इसमें आप पूर्व व्यवहार के लिए तर्क पूर्व कारण बताया जाता है, जैसे अपराधी का अपने व्यवहार का कारण बुरी संगति बताना अथवा किसी कोर्स में प्रवेश न मिलने पर उसे व्यवसाय के लिए अच्छा नहीं बताना। इसे अपराध भाव परिवर्तन के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या? इसे जो है तर्क संगति को अपराध भाव को कम करने के लिए प्रयोग में किया जाता है। देखते हैं अगला दमन क्या होता है। दमन इस युक्ति से अवांछनीय या आविष्कार विचारों, भावों, यादों अचेतन मन में धकेल देना, क्योंकि इसे याद करना कष्टपूर्ण या भय पैदा करने वाला होता है। जैसे कई महिलाएं गंदी गालियों का दमन कर देती हैं। क्या? जो दमन युक्ति वो होती है जो मान लीजिए कि हम कोई कार्य कर रहे हैं और हमसे नहीं हो रहा है, और मान लीजिए या फिर हमारी लाइफ में कोई ऐसी घटना हुई है वो बहुत ही कष्टदायक है, उसको याद करके हम लोग बहुत ही कष्ट में आ जाते हैं, तो उसको दमन करना या अपने इसको अचेतन मन में धकेल देना या भुला जाना ही दमन कहलाता है। अगला हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स प्रतिस्थापन क्या होता है। प्रतिस्थापन जो होता है इसमें सामयिक प्रतिक्रियाओं को एक व्यक्ति या परिस्थिति से दूसरे स्थान पर प्रतिस्थापित कर देना है। जैसे माता से दंड मिलने पर बालक क्रोधित होकर अपना क्रोध खिलौने या लाने या अपने छोटे भाई बहनों पर निकालता है। या क्या? जो है जब प्रतिस्थापन करना, यानी कि जब बच्चे की माता उसे मार देती है या उसको डांट देती है,
तो वो गुस्सा हो जाता है, तो अपने माता को तो मार नहीं सकता है, तो अपना गुस्सा जो है अपने खिलौने पे उतारता है या फिर अपने छोटे भाई बहनों को मार करके अपना गुस्सा शांत करता है। ये हो जाएगा प्रतिस्थापन। प्रक्षेपण क्या होता है, चलिए देखते हैं। दूसरा, प्रक्षेपण। व्यक्ति अपनी गलती से उत्पन्न चिंता को बाहरी वातावरण या संसार पर प्रक्षेपित कर देता है। जैसे उसे घृणा करता हूँ, उसके बजाय वह मुझसे घृणा करती है। क्या? उसके बजाय वह मुझसे घृणा करती है। प्रक्षेपण वो होता है कि अपनी गलती या अपनी कमियों को दूसरे पर डाल देना, ये होता है प्रक्षेपण। अगला है प्रतिक्रिया निर्माण। अपनी भावनाएं व्यवहार से बिल्कुल विपरीत प्रतिक्रिया विकसित करना, जैसे ज्ञान के स्थान पर प्रेम करना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अभी 2-3 पॉइंट बचे हैं, ये हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।